नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र उपभोक्ता अर्थशास्त्र, जिसमें मैं आज का प्रश्न लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। उपभोक्ता खरीद की परेशानियों पर एक निबंध लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं विस्तार से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी को समझ में आए आशा करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। सो बच्चों, आगे देखते हैं। कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे देखते हैं बच्चों। उपभोक्ता खरीद की परेशानियों पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्या है? उपभोक्ता खरीद की परेशानियों पर एक निबंध। जब उपभोक्ता जो होता है वह खरीद करने जाता है तो उसे कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, उसके बारे में हम सब विस्तार से समझते हैं। उपभोक्ता की समस्याएं। उपभोक्ता को प्रायः विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, जो उपभोक्ता होता है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यथा अस्थिर कीमतों को लेकर दुकानदारों द्वारा अपनाई गई अनीतियों तक। जी हाँ, कीमतों को लेकर जो कीमत होती है कभी बढ़ती है कभी घटती है। इन कीमतों को लेकर और जो दुकानदार होते हैं उनके द्वारा जो अपनाई गई अनीतियाँ होती हैं, जो कार्य होते हैं जैसे मिलावट करना, ये सब क्या होता है, उपभोक्ता के लिए समस्या होती है। अतः यह उपभोक्ता के हक में है कि वे इन समस्त समस्याओं को जाने और ठगे जाने से बचने हेतु तो इनके निदान भी जाने। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक उपभोक्ता का हक है कि वह इन सभी परेशानियों के बारे में जाने और इसके निदान के बारे में जाने, जिससे क्या हो, वो इन समस्याओं से बच सके। उपभोक्ता की कुछ समस्या निम्नलिखित हैं। जी हाँ बच्चों, जो समस्याएं हैं इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। नंबर 1 है वस्तुओं में मिलावट, अडल्ट्रेशन, अर्थात वर्तमान समय में वस्तुओं की कम उपलब्धता। जी हाँ बच्चों, प्रेजेंट टाइम में है वस्तुओं की कम उपलब्धता तथा तीव्र गति से बढ़ती महंगाई। और जो महंगाई बढ़ रही है तीव्र गति से, इसके कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट भी बढ़ती जा रही है। किस कारण से? महंगाई के कारण से और वस्तुओं की कम उपलब्धता के कारण से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन मिलावट बढ़ती जा रही है। मिलावट चाहे अधिक मुनाफाखोरी के कारण की गई हो अथवा असावधानी के कारण अनजाने में हो गई हो, चाहे मिलावट मुनाफाखोरी के कारण या असावधानी के कारण या अनजाने में की जाती हो, यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। जी हाँ बच्चों, ये मिलावट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है? बहुत बुरा प्रभाव डालती है, जिससे आज मिलावट की समस्या से सभी जूझ रहे हैं। जी हाँ, उपभोक्ता द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी खाद्य सामग्रियों में मिलावट का उपयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, छोटी से लेकर बड़ी सभी खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जाती है। आगे देखते हैं। उपभोक्ता अपनी लापरवाही। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता की जो लापरवाही होती है और अज्ञानता होती है तथा पसंद के कारण कई बार धोखा खा जाते हैं। ये 3 कारण मोस्ट हैं बच्चों, लापरवाही, अज्ञानता और पसंद, जिसके कारण उपभोक्ता धोखा खाता है। अधिकांश उपभोक्ता अच्छे रंगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, अधिकांश उपभोक्ता जो होते हैं कलर अच्छा देखते हैं, रंग अच्छा देखते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ उपभोक्ता सुंदर पैकिंग से प्रभावित होते हैं, चाहे अंदर कुछ भी हो, चाहे उसका स्वाद कैसा भी हो, ये नहीं देखते सुंदर पैकिंग है बस, और उससे प्रभावित होकर वो उस खाद्य सामग्री को खरीद लेते हैं, जिससे और व्यापारी उपभोक्ता की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ बच्चों, व्यापारी जो होते हैं वे इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। सस्ती मिठाइयों तथा भोज्य पदार्थों में सस्ते नुकसानदायक रंग डालकर, जी हाँ बच्चों, रंग डाल देते हैं तथा उनमें विभिन्नताएं लाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। जैसे कलर डालते हैं, जो हानिकारक कलर होते हैं, सस्ते कलर होते हैं, वो मिठाइयों में मिला देते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है।
इससे उपभोक्ता की आर्थिक हानि होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आगे देखते बच्चों, नंबर 2 है दोषपूर्ण माप व तौल के साधन। बाय यूजिंग डिफेक्टिव वेट एंड मेजर्स, उत्पादक दोषपूर्ण माप एवं तौल के साधनों का प्रयोग करके उपभोक्ता को धोखा देते हैं। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता को धोखा दोषपूर्ण माप तौल से भी देते हैं। जैसे नंबर 1 है खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं को डिब्बा सहित तौलकर बेचना एवं आम बात है, जिससे उपभोक्ता की वह वस्तु कम मात्रा में मिलती है। नंबर 2 है बच्चों उत्पादक प्रायः मानक तौलने वाले बर्तनों और मानक मापने वाले बर्तनों का प्रयोग करते हैं। कई बार मापने वाले बर्तनों के तल को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, जिससे कम वस्तु मापी जाती है। इस प्रकार से हमें दुकानदार धोखा देते हैं। नंबर 3 है बच्चों पैकिंग पदार्थों के डिब्बे तथा शीशियों के आकार ऐसे होते हैं जो उपभोक्ता को उसके भार तथा नाप का उचित अनुमान नहीं लगाने देते। ऐसे ऐसे डिब्बे बना देते हैं, ऐसे ऐसे पैकिंग कर देते हैं जिससे उपभोक्ता उसके नाप का उचित अनुमान नहीं लगा पाते हैं और भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे शीशियों के मोटे तले, मोटे कांच की शीशियाँ, लंबे पतले आकार वाली शीशियाँ आदि। जैसे तले मोटे हैं और कांच के हैं तो हमें ऐसे लगते हैं कि ये पतले ही हैं और उनका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार से हमें दुकानदार बुद्धू बनाते हैं। नंबर 4 है दुकानदार बहुधा हाथ वाले तराजू का उपयोग करते हैं। कौन से तराजू का उपयोग करते हैं? बहुधा हाथ वाले। और तराजू की डंडी, पलड़े, सुई ठीक नहीं रखते हैं तथा तौलते समय अंगूठा लगाकर कम कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, तौलते समय अंगूठा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो कम तौलते हैं। दोषयुक्त तौल एवं माप के साधनों के उपयोग को रोकने के लिए, जी हाँ बच्चों, ये मोस्ट है, ये शॉर्ट में पूछा गया था 2017 में। आशा करती हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप सब लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। दोषयुक्त तौल एवं माप के साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कब? अप्रैल सन 1955 में भारतीय संसद में मानक माप एवं तौल के लिए मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली को देश भर में अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। मीट्रिक पद्धति और दशमलव प्रणाली देश भर में अपनाने की प्रस्ताव कब रखा गया था बच्चों? अप्रैल सन 1955 में। और 1956 ईस्वी में मानक माप तौल अधिनियम पारित किया गया। ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बच्चों। यदि आप आगे चल के, आशा करती हूँ आप सब नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे इसके बाद, और उसमें भी पूछा जाता है मानक माप और तौल अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप सब सन 1956 ईस्वी याद रखेंगे। अप्रैल सन 1962 में यह मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। संपूर्ण भारत में लागू कब की गई थी? सन 1962 में। और इसको कब, इसका प्रस्ताव कब रखा गया था भारत में, देश में? सन 1955 में, और लागू हुई थी सन 1962 में। क्या लागू हुआ था? मीट्रिक पद्धति अर्थात तथा दशमलव प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू की गई। अब आगे देखते हैं बच्चों, माप तौल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माप और तौल की मीट्रिक पद्धति क्या है? मीट्रिक पद्धति, ये मीट्रिक पद्धति आगे देखते हैं। माप एवं तौल की मीट्रिक पद्धति में निम्नलिखित इकाइयाँ होती हैं। जी हाँ बच्चों, इन इकाइयों को याद रखें, आपके दैनिक जीवन में भी काम आते रहेंगे और आपके एजुकेशन लाइन में इसमें तो मोस्ट है ही। नाप की इकाई, यूनिट ऑफ लेंथ। नाप की इकाई क्या होती है? मीटर होती है, जिसके द्वारा हम नापते हैं। जैसे कहते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। आशा करती हूँ समझ। और तौल की इकाई, यूनिट ऑफ वेट। जैसे तौल, जैसे हम शक्कर को तौलते हैं ना, तो शक्कर कितनी है, ऐसे ग्राम में तौलते हैं, इसलिए ग्राम। तौल को क्या कहेंगे? ग्राम में। और नाप
की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। और द्रव्य नापने की इकाई क्या होती है? लीटर होती है। द्रव्य अर्थात तरल पदार्थ, यूनिट ऑफ लिक्विड, लिक्विड पदार्थ, मेजरमेंट। जैसे कि हम ऑयल, तेल को नापते हैं ना, तो उसे लीटर में नापते हैं। इस तीनों प्रकार की इकाइयों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे कि इन तीनों इकाइयों के बारे में देखते हैं। जैसे नाप की इकाई में देखते हैं, जैसे 10 मिलीलीटर है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। और 10 सेंटीमीटर है तो 1 डेसीमीटर बोलेंगे। और 10 डेसीमीटर है तो 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 मीटर। और 10 मीटर हुआ, अगर 1 मीटर 10 डेसीमीटर हुआ तो 1 मीटर होगा। और 1 सेंटीमीटर हुआ, अर्थात 1 सेंटीमीटर होगा 10 मिलीमीटर। और 10 सेंटीमीटर मीन्स क्या होगा? 1 डेसीमीटर। और 1 मीटर कितना होता है? 10 डेसीमीटर 1 मीटर। 10 डेसीमीटर मतलब होता है बच्चों जैसे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर 1 मीटर। और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर होता है। और 10 हेक्टामीटर 1 किलोमीटर। और सेम इसी तरह है आगे ग्राम, अर्थात तौल की इकाई। 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम होगा। और 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम। बस इतना ही फ़र्क है। जहाँ पे हम मीटर का प्रयोग किए हैं वहाँ ग्राम का प्रयोग करेंगे तौल में, और द्रव्य में लीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऊपर आप सब नाप में पढ़े कि 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम होता है। और 10 सेंटीग्राम 1 डेसीग्राम होता है। और 10 डेसीग्राम 1 ग्राम होता है। और उसी प्रकार 10 ग्राम 1 डेकाग्राम होगा। और 10 डेकाग्राम 1 हेक्टाग्राम होगा। और उसके बाद 10 हेक्टाग्राम 1 किलोग्राम होगा। जी हाँ बच्चों, 1 किलोग्राम 1 केजी कितना होता है? 10 हेक्टाग्राम ही 1 केजी होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, द्रव्य को मापने की इकाई। द्रव्य को मापने की इकाई क्या है बच्चों? सेम ऊपर जैसे ही है, सिर्फ द्रव्य के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? द्रव्य की इकाई क्या होती है? लीटर होती है। इसलिए आगे देखते हैं, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हो, डेसीलीटर, सॉरी बच्चों लीटर है। 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर। और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर। और उसके बाद 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर होगा। और 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर। और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। आगे देखते हैं बच्चों, मीट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली अपनाने हेतु मानक तौल व माप अधिनियम एक्ट। जी हाँ बच्चों, माप अधिनियम सन 1976 एक्ट को पारित किया गया। माप अधिनियम एक्ट क्या है बच्चों? सन 1976 में पारित हुआ था। किसके लिए? ये मीट्रिक पद्धति के लिए हुआ था। इसके साथ ही सन 1977 में डिब्बाबंद वस्तुओं की खरीदारी तथा डिब्बाबंदी संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए। जो डिब्बाबंद सामग्री मिलती है उसका नियम कब लागू किया गया था? सन 1977 में, कि अब डिब्बा बंदी के साथ संबंधित नियम भी निर्धारित किए जाएंगे, जिससे डिब्बा बंद ही रहे और उपभोक्ता उसका उपयोग कर सकें। और नंबर 3 बच्चों, देखते हैं वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल। जी हाँ बच्चों, ये भी उपभोक्ता के आगे एक समस्या आती है, जो वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल लगा होता है। जैसे देखते हैं बच्चों, एक अच्छा लेबल जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के विषय में आसान भाषा में उचित जानकारी दे। जी हाँ बच्चों, एक अच्छा लेबल होना चाहिए जो उपभोक्ता को उस वस्तु अर्थात उस पदार्थ के बारे में अच्छी, आसान और उचित जानकारी दे सके। लेबल का प्रमुख उद्देश्य ही उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे गए पदार्थ के विषय में पूर्ण जानकारी देना है, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ के विषय में जानने हेतु केवल लेबल पर ही निर्भर करता है। जी हाँ बच्चों, जो उपभोक्ता होता है वो केवल लेबल पर ही निर्भर करता है उस पदार्थ के विषय में जानने के लिए। अतः लेबल को उस पदार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रायः उत्पादक अपूर्ण लेबल लगाकर उपभोक्ता को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित होकर गलत वस्तु खरीद लेता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेबल के लिखित गुण निर्धारित किए हैं। जी हाँ बच्चों, देखते हैं अच्छे लेबल के गुण कौन कौन से हैं। नंबर 1 है संरक्षित पदार्थों का नाम। जी हाँ बच्चों, संरक्षित पदार्थ का नाम होना चाहिए। और नंबर 2, इसमें बनाने में प्रयोग किए गए भोज्य पदार्थों की सूची भी रहनी चाहिए। और संरक्षित पदार्थ का भार अथवा मात्रा भी लिखी रहनी चाहिए और लेबल पे। और संरक्षित पदार्थ का मूल्य भी लिखा रहना चाहिए। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। शॉर्ट में भी पूछा जाता है। शॉर्ट में 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेबल के लिखित गुण निर्धारित कीजिए, जिसमें से मैंने। और नंबर 4 है बच्चों, संरक्षित पदार्थ का मूल्य होना चाहिए, उस पर लगा होना चाहिए। लेबल पे प्रयोग किए गए परीक्षकों, रंगों तथा सुगंधों के नाम भी लिखे होने चाहिए लेबल पे। और बैच नंबर या कोड नंबर भी डला होना चाहिए किस पे, लेबल पे। और स्तर नियंत्रण संस्थान का नाम होना चाहिए, अर्थात एगमार्क, ISI और FPO आदि लगा होना चाहिए। और उस देश का नाम जिसमें उत्पाद निर्मित किया गया हो, उसका नाम भी होना चाहिए। और निर्माणकर्ता का नाम एवं पता भी होना चाहिए। निर्माण करने की तिथि भी होनी चाहिए। और संरक्षित पदार्थ को संग्रह करने का निर्देश भी होना चाहिए। और प्रयोग अवधि अथवा खराब होने की आदेशित तिथि भी लगी होनी चाहिए एक अच्छे लेबल पे। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न। आगे, अपूर्ण लेबल वाली वस्तुएं उचित नहीं होती हैं। उपभोक्ता की ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए तथा अन्य परिचित व्यक्तियों को भी ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए मना करना चाहिए। इन्हीं प्रचारों के बल पर व्यापारी द्वारा अपूर्ण लेबल लगाकर धोखा देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। नंबर 4 है बच्चों, जो उपभोक्ता के पास जो समस्याएं आती हैं। नंबर 4 में क्या है बच्चों, बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि। जी हाँ बच्चों, आज महंगाई के कारण उपभोक्ता के पास महंगाई के कारण क्या है, उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति कम होती जा रही है। वहीं उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिससे घटिया किस्म की वस्तुएं बाजार में अधिक मिलने लगी हैं। ऊपर से यह वस्तुएं देखने में आकर्षक एवं अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रयोग में लाई जाती हैं तब उपभोक्ता को इनकी घटिया किस्म का पता चलता है। पहले तो उपभोक्ता को तो वो वस्तुएं अच्छी लगती हैं ऊपर से देखने में, जब वह प्रयोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है तो उसे पता चलता है कि ये वस्तुएं कितनी घटिया किस्म की हैं। इन घटिया किस्म की वस्तुओं को कीमत एवं उत्तम किस्म की वस्तुओं की कीमत में अंतर कम होता है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में अंतर अधिक होता है, जो इन्हें प्रयोग में लाने पर भी पता चलता है। इन घटिया किस्म की वस्तुओं से बचने हेतु उपभोक्ता को चाहिए कि वह वस्तु खरीदने से पूर्व उसकी किस्म के विषय में जानकारी प्राप्त कर ले तथा हमेशा विश्वसनीय दुकानदारों से ही सामान को खरीदे। जी हाँ बच्चों, हमेशा आप अगर कुछ भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय दुकानदार से ही लें। आगे देखते हैं बच्चों 5 में क्या कह रहा है, बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार। जी हाँ बच्चों, बाजार में जो है नकली वस्तुएं भरी पड़ी हुई हैं। जैसा कि देखते हैं आगे, आजकल बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार हो गई है। बाजार में प्रत्येक वस्तु की नकल उपलब्ध है, क्योंकि जो वस्तुएं अपने गुणों के कारण लोकप्रिय हो जाती हैं उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है, जिससे प्रायः बाजार में उसकी कमी बनी रहती है। इसका लाभ कुछ उत्पादनकर्ता वैसे ही नकली वस्तुएं बनाकर उठाते हैं। प्रायः असली एवं नकली वस्तुओं में बहुत कम अंतर होता है और उपभोक्ता के लिए इसकी जांच करना बहुत कठिन होता है।
नकली वस्तुओं की रोकथाम तभी हो सकती है, जी हाँ बच्चों, जो नकली वस्तुएं हैं उनकी रोकथाम तभी हो सकती है जब उपभोक्ता में जागरूकता उत्पन्न हो जाए और वह नकली वस्तुएं न खरीदें, जिससे उत्पादनकर्ता को इस नकली वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन न मिले। अतः उपभोक्ता को हमेशा विश्वसनीय दुकानों से ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वह वस्तुओं की, जी हाँ बच्चों, जो वस्तु ले रहा है खाली पैकिंग ना बेचें तथा ना ही इन्हें फेंकें, जिससे इस पैकिंग में दोबारा नकली माल भर कर बाजार में ना बेचा जाए। खाली पैकिंग को सदैव नष्ट कर देना चाहिए। और इसके अलावा प्रत्येक असली तथा नकली पैकिंग में बहुत थोड़ा अंतर होता है। जैसे डाबर आंवला तेल की नकली पैकिंग वही रंग रूप की होती है, लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में डाबर के स्थान पर दरबार लिखा होता है। इसी प्रकार मार्टिन की असली पैकिंग में मच्छर का चित्र सीधा होता है, जबकि नकली पैकिंग में उल्टा मच्छर बना होता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उपभोक्ता इन पर ध्यान नहीं देता है। पैकिंग के रंग रूप की समानता के आधार पर वह वस्तुएं खरीद लेता है। जी हाँ बच्चों, ये सब सोचने डाबर आंवला तेल है और जैसे तेल में, दोनों तेल में नकली और असली तेल में अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये दरबार लिखा होता है। ध्यान से इसलिए सब अच्छे से पढ़कर तभी वस्तुओं को खरीदें। आगे देखते हैं 6 नंबर पर बच्चों, भ्रामक व असत्य विज्ञापन। जी हाँ बच्चों, भ्रामक व असत्य विज्ञापन भी मोस्ट है, क्योंकि इसके द्वारा भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं, उनके सामने समस्याएं आती हैं। उत्पादनकर्ता अपने उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए हेतु विज्ञापन देते हैं। वर्तमान समय में वस्तुओं की गुणवत्ता पर उतना ध्यान या बजट नहीं रखा जाता जितना विज्ञापन के लिए रखा जाता है। विज्ञापन का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब एक ही प्रकार की वस्तुएं विभिन्न उत्पादनकर्ताओं के द्वारा निर्मित की जाती है और प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने हेतु भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। जी हाँ बच्चों, जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं उनका सहारा लेते हैं, असत्य विज्ञापन का सहारा लेते हैं। एक उत्तम विज्ञापन वह है जो उत्पादक का प्रचार करे तथा उसके विषय में उचित जानकारी प्रदान करे। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसका उपभोक्ता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादनकर्ता अधिक से अधिक उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु विज्ञापन में अपनी वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जी हाँ बच्चों, जब विज्ञापन आप सब देखते हैं तो उसमें वह अपनी वस्तुओं को बढ़ा चढ़ाकर ही बताते हैं, जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो। और आगे देखते हैं, कह रहा है बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादनों के विषय में जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ता तक पहुंचती है। जी हाँ बच्चों, जब विज्ञापन होता है उसी के माध्यम से ही बाजार में वस्तुओं की जानकारी पहुंचती है, माध्यम से ही उपभोक्ता तक पहुंचती है। बाहर एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, तथा उत्पादकों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि किसी वस्तु का उपभोग करने के पश्चात उपभोक्ता को यह लगे कि उस वस्तु के गुणों के विषय में अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो विज्ञापन विभाग को असत्य विज्ञापन की सूचना देनी चाहिए। जैसे यदि असत्य विज्ञापन रेडियो से प्रसारित हो तो विज्ञापन प्रसारण सेवा को सूचित करना चाहिए, तथा यदि पत्रिका असत्य विज्ञापन छापा हो तो उसके कार्यालय को सूचित करना चाहिए। इसलिए आप सब जागरूक हों, जिससे आप सब के सामने ये सब समस्याएं ना आए। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता रानी।